वेदभूषण जी, अगर आफताब ऐसे जब बेड पर लेटा होगा, पहले वो कौन से सेट के सवाल होंगे इस केस को देखते हुए जो आपको लगता है जो पुलिस पूछने की कोशिश करोगे? जैसा आदर्श ने बताया कि जवाब चूंकि हाँ और ना में निकालना है, तो वो कौन से सवाल होंगे जिन पर पुलिस फोकस कर सकती है? देखिए, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की अपनी टेक्निक्स है, उसका विजडम है कि किस तरह का क्वेश्चनर वो तैयार करते हैं। पहले लीडिंग क्वेश्चन उससे पुटअप किए जाते हैं, उसके बाद जब वो कंफर्टेबल हो जाता है कि लग जाता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, वो अपने जो क्वेश्चनर बनाया है वो उसमें कम ज्यादा या अकॉर्डिंगली भी उसको फ्रेम कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हार्ड हिटिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हार्ड हिटिंग क्वेश्चन क्या हो सकते हैं कि आफताब तुमने ही मारा था, तुमने ही इसको मारा था, श्रद्धा को मारा था, बताइए आपने क्यों मारा। तो एकदम से उसको एकदम से कोई रिएक्ट करता है, वही रिएक्शन पुलिस को चाहिए, वो रिकॉर्डिंग। क्या इन सवालों में उस समय एग्रेशन होता है? जब पुलिस हो, फॉरेंसिक के लोग हो या डॉक्टर सवाल पूछे, क्या उसमें एग्रेशन होता है? बिल्कुल एग्रेशन होता है, बार बार पूछा जाता है, आप बताइए, दोबारा उसको बॉडी को हिला के आप बताइए आपने क्यों मारा उसको। आपने मैं तेलगी घोटाला इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तेलगी घोटाले में उसने शरद पवार जैसे पॉलिटिशियन का नाम लिया कि वो भी उसमें इन्वॉल्व था, डिप्टी सीएम महाराष्ट्र का नाम लिया। तो ये तमाम चीजें बार बार आपने देखा उस वीडियो को, उसमें बार बार उसको बॉडी बताइए आप शरद पवार का नाम क्यों ले रहे हैं, आप डिप्टी सीएम का नाम क्यों ले। तो उसके माइंड में कहीं ना कहीं वो सवाल छिपा हुआ था, उसका रिप्लाई दे रहा है। इसी तरह जब आफताब से हम लोग सवाल करेंगे तो उसमें कोशिश करेंगे उससे तमाम चीजें एक्सट्रैक्ट करने की जो इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें जरूरी है। जरूरी नहीं कि जो क्वेश्चनर हम बना के ले जा रहे हैं वही काम आए, हो सकता है वो पहले इन चीजों का जवाब देते हो, क्वेश्चन का मायना कोई रद्द नहीं जाता। ये आईओ के विजडम और उसका जो रेस्पॉन्स है, किस तरह से आईओ इंटेलिजेंटली अपने सवालों को कर सकता है, एक्सट्रैक्ट कर सकता है। आप सब लोग तो हमारे सहायक है, हमारी मदद के लिए है कि इसकी बॉडी में किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं, कहीं इसकी बॉडी कोलैप्स ना कर जाए, अदालत में पुलिस की जिम्मेदारी होगी, वो तमाम हमारी मदद के लिए है। बेसिकली इट्स ए फ्रेमवर्क ऑफ आईओ ओनली। डॉक्टर साहब, अभी इन्होंने एक बात कही कि मेडिकल कंडीशन बहुत जरूरी होगी क्योंकि अदालत भी देख रही है उसके सामने और कई बार आपको उसकी जान माल की जिम्मेदारी वो पुलिस की है। क्या मेडिकल अवस्था बिगड़ने की स्थिति भी होती है नार्को में, और अगर वो होती है वो कौन सा स्टेट होता है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है कि पेशेंट की उस समय जो स्थिति है, जो सब्जेक्ट है उसकी जो स्थिति है वो बिगड़ जाए, तो उसके लिए पूरे प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, सारी तैयारियां रखी जाती हैं, उसी हिसाब से पेशेंट को मैनेज किया जाता है। उस समय पे अगर कोई दिक्कत आती है, ये जो मॉनिटरिंग्स चल रही हैं, ये सारे वाइटल पैरामीटर्स जो शरीर के हैं, पल्स हो गया, ब्लड प्रेशर्स हो गए, ऑक्सीजन सैचुरेशन रेट्स हो गए पेशेंट के, उन सब की कांस्टेंट मॉनिटरिंग करी जाती है, जिससे कि एनेस्थेटिक एजेंट की ओवरडोज होने पर बाई चांस, वैसे तो पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं एनेस्थेटिस्ट, और एक क्वालिफाइड एनेस्थेटिस्ट हमेशा बने रहते हैं, लेकिन तब भी अगर जरूरत पड़ती है तो एक वेंटिलेशन सिस्टम, जैसे कि हमने यहाँ भी दर्शाया हुआ है, ये हमेशा स्टैंड बाय पे रहता है कि पेशेंट को अगर कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आती है या फिर कहीं बीपी वगैरह उसका क्रैश करता है, तो उसको तुरंत जो है रेजिस्टेट किया जा सके और वापस लाया जा सके। रोक दिया जाता है जी। यदि उसकी लाइफ खतरे में आ रही है तो डॉक्टर्स तुरंत बताएंगे कि तुरंत इसको तमाम चीजों को हटाओ, इसको नॉर्मल होने दो, दोबारा वी विल स्टार्ट। क्योंकि पुलिस को 5 दिन का टाइम दिया गया है, इसलिए दिया गया है कि बाय द वे आज आफताब पर हमारा टेस्ट कामयाब ना हो पाए, ये बॉडी इसकी रजिस्ट ना कर पाए, ना ले पाए इन तमाम। वैसे ऐसी संभावना कम होती है कि पुलिस कहे कि हमें सवाल पूछने हैं, क्या डॉक्टर परमिशन फिर भी देंगे कि अगर अवस्था खराब है तो भी आप सवाल पूछते रहे? नहीं, ऐसे में बिल्कुल प्रोसीजर को रोक दिया जाता है, क्योंकि पेशेंट की जो लाइफ है वो एटमोस्ट है। अगर वो प्रूव भी हो जाता है कि वो जो है क्रिमिनल है या उसने क्राइम कंडक्ट किया है, उसके बाद भी कोर्ट ऑफ लॉ ये परमिशन नहीं देता कि आप उसके साथ जो है तो अगली प्रक्रिया, मान लीजिए अगर रुक गया हमें दोबारा करना है, वो अगली कब कर सकते हैं, कितने अंतराल के बाद कर सकते हैं? वो मेरे ख्याल से 24 से 48 घंटे बाद दोबारा से एक बार पेशेंट की ओवरऑल जनरल हेल्थ कंडीशन को असेस करके और दोबारा कंडक्ट किया जा सकता है। क्या उसके लिए उसका साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी किया जाता है डॉक्टर पुनीत जैन? क्योंकि मान लीजिए अगर वो स्थिति खराब हो जाती है, बीच में रोकना पड़ता है टेस्ट, तो क्या साइकोलॉजिकल एनालिसिस उसकी दोबारा की जाती है कि एक बार फिर से समझे कि वो टेस्ट करने के लिए, क्योंकि कंसेंट तो दे चुका है? वो उसका फिर से साइकोलॉजिकल, सारा मेंटल, सारा फिजिकल चेकअप होता है। जब वो सारे पैरामीटर्स ओके होते हैं तभी हम उसके ऊपर टेस्ट कर सकते हैं। अगर वो जो पैरामीटर्स ओके नहीं है, दैट मीन्स द सब्जेक्ट इज नॉट रेडी, सो वी हैव टू वेट फॉर सम मोर टाइम। जब तक जो एनेस्थेटिक्स एजेंट होते हैं उनका अफेक्ट, जैसे हमने आज इसका टेस्ट किया, आफताब का आज टेस्ट हुआ, जो भी एनेस्थीसिया में हमने ड्रग दिए और उसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हुई या फिर हमें रिसक्सीडेट करना पड़ा पेशेंट को, तो जब तक वो ड्रग्स का अफेक्ट वॉश नहीं हो जाता है बॉडी से, तब तक हम उसे परफॉर्म नहीं कर सकते। हम फिर से प्री एनेस्थेटिक एग्जामिनेशन उसका करेंगे कि हम वो ड्रग्स देने के लिए दोबारा से तैयार है, पेशेंट लेने के लिए तैयार है
कि नहीं है, उसके बाद ही हम परमिशन देंगे कि हम फिर उसका नार्को टेस्ट कर सकते हैं। और ऐसे में वो कौन सी अवस्था होती है जब आप ये गो अहेड देते हैं कि अब वो दोबारा जो है टेस्ट करने के लिए तैयार है? डॉक्टर साहब, वो वही जैसे डॉक्टर अनुज ने बताया कि एक बार दोबारा से रीअसेस किया जाता है कि पेशेंट की कंडीशन फिट है कि नहीं है दोबारा से नार्को एजेंट्स लेने के लिए, और अगर उस चेकअप में वो क्लियर होता है तो फिर उसको दोबारा हम लोग नार्को टेस्ट के लिए ले सकते हैं। तो दरअसल हमने एक आसान प्रक्रिया के जरिए आपको ये समझाने की कोशिश की कि नार्को टेस्ट क्या होता है, कानूनी रूप से वो कितना जरूरी है, पूरी जांच में वो कितना महत्वपूर्ण है, किस जांच को कैसे दिशा दी जा सकती है, लेकिन साथ ही उन बारीकियों पर भी कि आखिर इस पूरे टेस्ट की प्रक्रिया के दौरान जो आरोपी है उससे क्या क्या से गुजरना होता है और उसके बाद कैसे ध्यान रखा जाता है कि सब कुछ कानून के दायरे में रहते हुए जांच को सही दिशा मिल सके।